हेलो। कैसे हैं सारे? तो कैसे चल रही है सी की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी मेरे साथ। और ये वीडियो न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है, तो आपको न्यूटन स्कूल को चेक करना भूलना नहीं है। आपको न्यूटन स्कूल डॉट सी ओ पे जाके चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्स हैं, वहाँ पे आपको लॉन्च पैड भी अब आने वाली है। तो वहाँ पे आप प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिना अपफ्रंट फ़ी दिए। तो आपको कोई फ़ी नहीं देना है, आप प्लेसमेंट गारंटीड पाइए। उसके बाद आप फ़ी पे कीजिए न्यूटन स्कूल को। तो इसी के साथ अब हम मेनली फोकस करेंगे सी लैंग्वेज पे। अभी तक जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसे आपने अगर देखा नहीं है तो उसे देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे वीडियो डेली आती है। और आपको सी लैंग्वेज अगर आपका वीक है, आप उसे सीखना चाहते हैं, आप न्यू है प्रोग्रामिंग के लिए, तो सी बेस्ट लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहता है उसे शेयर भी कर सकते हैं आप। और यहाँ तक कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोडिंग के साथ साथ फंडामेंटल्स भी आप सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सी पे इंटर करूँगा कि सी का कैसे स्टार्ट हुआ था, सी कैसे फॉर्म हुआ था, किस ईयर में हुआ था, क्या उसका स्टेप था, क्या प्रोसेस था सी का बनने का, और आज भी 50 साल के बाद भी ये टॉप लैंग्वेज क्यों बना हुआ है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, वो अब मैं आज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो सी का लैंग्वेज हुआ था, डायरेक्ट सी नाम से ये स्टार्ट नहीं हुआ था। इसका सबसे पहले नेम था अल्गोल 60, जो कि इंटरनेशनल कमेटी था 1960 में, उसके द्वारा दिया गया था नेम। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी, कुछ खराबी थी। तो उसके बाद से इसका नाम बदल के CPL दिया गया, जो कि कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन 1963 में दिया गया। तो CPL था, उसका नाम बदल के हो गया था। लेकिन फिर बाद में मार्टिन रिचर्ड्स एंड कैम्ब्रिज ने 1967 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चेंजेस किए, कुछ बग्स थे उसमें, तो उसका नाम फिर BCPL कर दिया, उसमें आगे में बी लगा दिया। लेकिन फिर बाद में केन थॉमसन एंड बेल लैब्स जो है, जो डेनिस ऋषि के पार्टनर भी थे, उन्होंने यहाँ से BCPL में से बी नाम को सिलेक्ट किया और उसका नाम बी लैंग्वेज कर दिया। तो पहले सी लैंग्वेज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो पहले सी लैंग्वेज नाम से नहीं जाना जाता था, वो पहले बी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर उसमें भी बहुत सारी कुछ कमियां थी। उसमें जो कमी थी कि वो सिर्फ एक ही जिस सिस्टम पे वो डेवलप किया गया था, उसी सिस्टम पे बस चल रहा था वो, और किसी सिस्टम पे वो पोर्टेबल नहीं था। तो उसी में से कुछ खामियों को निकाल के डेनिस ऋषि ने उस पर काम किया, उस कमियों को हटाया, और वहाँ पर BCPL में से उन्होंने बी पहले ले लिया था केन थॉमसन ने। तो डेनिस ऋषि ने यहाँ से सी लैंग्वेज का नाम निकाल लिया और यहाँ पे इसे सी लैंग्वेज का नाम दे दिया। तो वही हम आज सी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जो बेल लैब्स में बनाया गया था डेनिस ऋषि के द्वारा 1972 में। उन्हीं के पार्टनर थे केन थॉमसन, और डेनिस ऋषि ने दोनों मिल के बनाया था सी लैंग्वेज को। तो यही था एक डेवलपमेंट स्टोरी कि कैसे इवॉल्व हुआ सी लैंग्वेज। एल्गोल 60 से CPL हुआ, CPL से BCPL हुआ, BCPL से बी ले लिया गया, लेकिन उसमें कुछ कमी थी तो उसे फिर सी लिया गया डेनिस ऋषि के द्वारा। और जो कि हम आज पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज, और आप पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग विथ PJ के साथ सी लैंग्वेज। तो इसी के साथ अब हम अपना पार्ट शुरू करते हैं, फंडामेंटल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, जो जो चीज़ें बेसिक है कोडिंग पार्ट से शुरू, कोडिंग पार्ट को शुरू करने से पहले जो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोडिंग पार्ट में इंटर कर जाएंगे। तो वहाँ पे आपको फिर अपने आईडी, जो न्यूटन प्लेग्राउंड का आईडी है, उस पर आपको कोडिंग करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं आपको चैलेंजेस भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा, तो वो सब आपको कंटिन्यू रेगुलर करना है, जिससे आप सी लैंग्वेज में मास्टर हो जाएं। तो अब देख लेते हैं आगे सी लैंग्वेज का फीचर क्या है, सी लैंग्वेज इतना बेस्ट लैंग्वेज क्यों बना। 50 साल बाद भी सी लैंग्वेज के बनने के आज भी ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में टॉप पे क्यों है। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, इन सभी लैंग्वेज को भी आज भी ये टक्कर दे रहा है। तो सी एक रोबस्ट लैंग्वेज है, जो कि आप कह सकते हैं बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत फास्ट है, और इसमें बहुत सारे रिच सेट हैं बिल्ट इन फंक्शंस के। यानी कि आपको कोई भी काम आसान बनाना है तो आप आसानी से फंक्शंस जो बिल्ट इन है उसे इंपोर्ट करके अपना काम को आप आसान बना सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे ऑपरेटर्स भी हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो फंडामेंटल्स है वो हर एक लैंग्वेज के फिक्स होते हैं। यानी कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो जावा में भी है, पाइथन में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है, सी में भी है। तो इन सभी फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आती है। जो बेसिक चेंज आती है वो होती है सिंटैक्स की। तो आपको बस जो फंडामेंटल्स है वो आपको क्लियर करना है। फंडामेंटल्स आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर कोई भी दूसरे लैंग्वेज पे जंप करते हैं, जैसे जावा को लेना है, जावा सीखना है, तो आप जावा भी सीख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर आपको सिंटैक्स का बेसिक ध्यान देना होगा। फिर आपको बेसिक इतना कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देना है कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। ये सब वर्ड आपके लिए अभी नहीं नया हो सकता है, लेकिन
जब आप सी लैंग्वेज सीखने के बाद किसी और लैंग्वेज से मूव करेंगे तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ही रेगुलर वर्ड हो जाएंगे, आप इसके रूबरू आराम से हो जाएंगे। तो ये सब कुछ फंक्शंस है, कुछ फीचर्स हैं सी लैंग्वेज के लिए, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो ये सभी कुछ फीचर्स हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि क्यों सी लैंग्वेज टॉप पे बना हुआ है। यहाँ पे 2-4 फीचर्स और हैं जो आप देख सकते हैं कि इट इज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड इट सेल्फ, ये अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, आसानी से आप इसमें लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं। और आज भी ये सिस्टम डेवलपमेंट वर्ल्ड में बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज जो हैं वो सी लैंग्वेज से ही बने हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो भी सी लैंग्वेज से बने हुए हैं। तो सी बहुत ही रोबस्ट लैंग्वेज है, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसके लिए आज भी हम सी सीख रहे हैं 50 साल बाद भी इसके डेवलपमेंट होने के। आगे मूव करते हैं अब बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी का। तो बेसिक स्ट्रक्चर सी का क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम सेक्शन से शुरू होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद ये मूव करता है लिंक सेक्शन पे, लिंक सेक्शन के बाद डेफिनेशन सेक्शन। ये सब आपको भी न्यू वर्ड लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, लिंक सेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन सेक्शन क्या होता है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्या क्या होता है ये। और ये मेन जो है ये देख रहे हैं, ये एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है ये। उसमें आप मेन फंक्शन में अंदर जो कुछ काम होता है, जो कोड आप लिखते हैं, तो डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, ये एग्जीक्यूशन पार्ट हो गया। तो डिक्लेरेशन पार्ट में जैसे कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वो डिक्लेरेशन पार्ट में हो गया। एग्जीक्यूशन पार्ट उसी वेरिएबल को आप स्टोर करते हैं किसी तरह और किसी तरह उससे आप शो करते हैं, प्रिंट करते हैं, वो सब उसका एग्जीक्यूशन पार्ट में आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। और ये सब प्रोग्राम सेक्शन है कि यहाँ पे अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन अगर कॉल करते हैं तो वो यहाँ से सीधे उठ के जहाँ पे फंक्शन था डिक्लेरेशन, वहाँ पे जाके जो प्रोग्राम उसका एग्जीक्यूट करके वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेसिकली फंक्शन कॉल आप कह सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया जहाँ पे आप हैशटैग डिफाइन, हैशटैग इंक्लूड यूज करते हैं वर्ड। लिंक सेक्शन हो गया जो आप प्री प्रोसेसर सब देखेंगे। डेफिनेशन सेक्शन हो गया, ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। तो ये सब के बारे में भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, क्या क्या किसका मतलब होता है और क्या क्या कौन से फंक्शन कौन से सेक्शन में काम करता है। तो जो भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं वो डायरेक्ट आपके पास आउटपुट नहीं दे देता है, उसके कुछ स्टेप होते हैं जो कंप्यूटर के बिहाइंड द सीन्स चल रहे होते हैं और तब हमें जाके आउटपुट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एडिटर को ओपन करते हैं, एडिटर ओपन करने के बाद उसमें हम सी सोर्स कोड जो है उसे राइट करते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी कोड हम लिखते हैं उससे पहले सोर्स कोड जो होता है वो राइट करते हैं। उसके बाद उसमें जो प्री प्रोसेसर होता है, ये हम प्री प्रोसेसर सेक्शन में देखेंगे कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। अभी तक के लिए आप जान लीजिए कि प्री प्रोसेसर जो है हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग डिफाइन, ये सब जो वर्ड हुआ ये प्री प्रोसेसर हुआ। तो उसमें जो होता है कुछ कोड वो हमें खुद से लिखना नहीं पड़ता है, वो सी लैंग्वेज अपने आप उसमें ऐड कर देता है, जो कि वो अपने आप में एक्सटेंड कर देता है। तो प्री प्रोसेसर जो है उसको हम ले लेते हैं, वहाँ से सोर्स कोड में ऐड कर देते हैं। तो ये जो है ये ऐड हो जाता है हमारे सोर्स कोड में। तो सोर्स कोड में ऐड होने के बाद ये जो हमारा कंपाइलर है ये कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज जाके वो असेंबलर में जाता है, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर रीड करता है और उसे वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में एंड लिब फाइल्स में। और वो फिर वहाँ से लिंकर के पास जाता है और लिंकर उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है। वही एग्जीक्यूटेबल कोड जो है जो जाके फाइनली रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो वो लोडर में जाता है और लोडर उसे हमें एग्जीक्यूट करके आउटपुट जो होता है वो हमें दे देता है। तो इस तरह से इतना सारा फंक्शन है जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रही होती है हमें आउटपुट देने के लिए। हमें दिखता क्या है कि मैंने कोड लिखा, रन किया, एंटर दबाया और हमें आउटपुट मिल गया, तो वो बस आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा होता है। लेकिन अगर बिहाइंड द सीन्स देखें तो इन सभी चीज़ों के बारे में काम हो रहा होता है, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबली लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, लिंकर, एग्जीक्यूटेबल कोड, इन सभी चीज़ों से मिलकर ये सी लैंग्वेज बन रहा होता है। तो और ये सभी का जो काम हो रहा होता है ये बहुत ही फास्ट हो रहा होता है, इसलिए हमें आउटपुट भी बहुत ही फास्ट मिल जाता है अगर हम कोई भी छोटा कोड लिखते हैं तो। अब यहाँ पे उसी तरह समरी बताया हूँ मैंने कंपाइलेशन का कि कैसे कैसे क्या होता है। तो हम लोग जो देखते हैं वो इतना पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इनपुट, प्रोग्राम और आउटपुट। मैंने कुछ इनपुट दिया प्रोग्राम को और प्रोग्राम ने मुझे आउटपुट निकाल के दे दिया। लेकिन वही यहाँ पे अगर हम मूव करते हैं तो देखते हैं बिहाइंड द सीन्स क्या काम हो रहा होता है। तो मैंने सोर्स कोड लिखा, वो प्री प्रोसेसर के पास ट्रांसफर होता है और वो एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर का जो कोड होता है वो हमें खुद से नहीं लिखना होता है, वो सी लैंग्वेज अपने आप हमारे सोर्स कोड में ऐड कर देता है, जो कि जाके एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक्सपेंडेड सोर्स कोड जो है वो कंपाइलर के पास जाता है। जो हमने सिर्फ सोर्स कोड लिखा था अपने हाथों से वो सिर्फ नहीं जाता है, प्री प्रोसेसर के सोर्स कोड के कंबाइन करते हुए वो तब कंपाइलर के पास जाता है। उसके बाद वो असेंबली सोर्स कोड
बन जाता है। असेंबली सोर्स कोड असेंबलर में जाता है, वो ऑब्जेक्ट कोड में बन के निकलता है। वो ऑब्जेक्ट कोड लिंकर में जाता है जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है। एग्जीक्यूटेबल कोड लोडर में जाता है जो कि एग्जीक्यूशन करता है। तो हमारा जो एग्जीक्यूटेबल कोड जो लास्ट है वही लोडर में जाने के बाद एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देता है। हमारा डायरेक्ट सोर्स कोड कोई भी आउटपुट नहीं देता है। तो इतने सारे सीन्स हो रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स, इतने सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, तब जाके हमें आउटपुट मिल रहा होता है। तो इन सभी चीज़ों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेसिक कोड आपको लिख के ज़्यादा आइडिया नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप बिहाइंड द सीन्स समझ रहे हैं कि क्या काम हो रहा है कंप्यूटर में, तो आपके लिए फंडामेंटल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आपके फंडामेंटल्स पे, कि आपका फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हो, जिससे कि आप आसानी से सी लैंग्वेज को मास्टर कर सकें। अब आगे मूव करते हैं सी एट अ ग्लांस। तो सी लैंग्वेज हम क्यों सीख रहे हैं वो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। सी लैंग्वेज जो है फास्ट एंड एफिशिएंट है, बहुत ही फास्ट है। जावा, पाइथन इन सभी लैंग्वेज से बहुत फास्ट है। पोर्टेबल है, आप एक लैंग्वेज एक जगह लिख रहे हैं अगर ये सोर्स कोड इस लैपटॉप पे, तो यही आप सोर्स कोड किसी और लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं बिना बिना कोई मॉडिफाई किए हुए। या आप मॉडिफाई भी करना चाहते हैं तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि इस जगह मैंने कोड लिखा है तो दूसरी जगह मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ कोड को। उसके बाद ये फंक्शनलिटी लाइब्रेरीज है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको कोई भी कोड लिखना नहीं होता है, आपको ऑलरेडी जो फंक्शन लाइब्रेरी है वो वहाँ से आप इंपोर्ट करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। मॉड्यूलर है ये बहुत ज़्यादा। उसके बाद इजी टू एक्सटेंड है, जो मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर जो होता है वो आपके सोर्स कोड में ऐड होके अपने आप को सेल्फ एक्सटेंड कर लेता है, वो होता है इजी टू एक्सटेंड। और डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स जो हैं ये इसके काम को और आसान बना देते हैं। जो हम मैथ ऑपरेशंस कर रहे हैं वो डेटा टाइप और ऑपरेटर्स के सेक्शन में जब पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स की हेल्प से आप अपने मैथ के पार्ट को भी प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना था सी ग्लांस हो गया। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सी, कि सी का फंडामेंटल्स क्या क्या है। तो सी का फंडामेंटल्स भी सेम है जो हर एक लैंग्वेज में सेम होता है, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, while लूप, आइडेंटिफायर्स, कैरेक्टर्स। तो ये सभी फंडामेंटल्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेम होते हैं। तो सी का भी सेम यही सब फंडामेंटल्स फॉलो होता है। बस यही अंतर इसमें है कि आपको कैरेक्टर्स में भी जो होता है ए टू जेड कैपिटल हो जाता है, एक स्मॉल ए टू जेड ये अलग हो जाता है। तो आप ऐसा जो है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। कैपिटल ए का अलग मतलब है, ये कहीं और जाके स्टोर होगा। स्मॉल ए का कुछ और मतलब है, ये कहीं और जाके स्टोर होगा। तो इसका मेमोरी लोकेशन कहीं और है, इसका मेमोरी लोकेशन कहीं और है। इन दोनों का घर एक ही घर नहीं है, ए का घर कहीं और है और स्मॉल ए का घर कहीं और है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्मॉल ए अलग है, कैपिटल ए अलग है। इस दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है सी लैंग्वेज के ग्रामर में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। उस तरह डिजिट का बात करें तो डिजिट्स में हो जाती है 0 to 9, इनसी से कंप्राइज करके और सब डिजिट आप बना सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स आप बोल सकते हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या हो गए, जैसे डॉलर साइन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, उसी तरह बहुत सारे जो हैशटैग हैं ये सब एट द रेट है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि वेरिएबल कैसे लिखते हैं, वेरिएबल का लिखने का बेस्ट वे क्या है, कैसे आपको वेरिएबल लिखना चाहिए, कैसे वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना चाहिए, वो सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इतना था फंडामेंटल सी का। अब बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स जो मैंने आपको बताया वो क्या होता है। उसी तरह मूव ऑन करते हैं आगे। तो आइडेंटिफायर्स होता है एक नेम, जैसे फंक्शन को मैंने कुछ नेम दिया तो फंक्शन का नेम हो गया आइडेंटिफायर। एक वेरिएबल का नेम भी आइडेंटिफायर हो गया। तो आइडेंटिफायर एक टाइप से हम कह सकते हैं कि नेम जो मैंने गिव किया है किसी वेरिएबल को, उसको हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। उसी तरह बात कर लेते हैं कि कीवर्ड्स भी एक होता है बहुत सारे फेमस चीज़ हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कीवर्ड होता है कि ये जो है रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, these are reserved words in the grammar of C, in the grammar of C language। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर होता है, उस ग्रामर को हम फॉलो करके तब इंग्लिश बोलते हैं। उसी तरह हमें सी का लैंग्वेज का भी एक ग्रामर होता है, हमें उस ग्रामर को फॉलो करना होता है ताकि हमारा जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज वो सही हो। हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते हैं जो कि सी लैंग्वेज एक्सेप्ट ना करता हो और हम उसे यूज कर रहे हो, तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक प्रॉपर ग्रामर है सी लैंग्वेज का भी जिसे हमें फॉलो करना होता है और उसे हम तब फॉलो करते हैं। एक और कॉन्स्टेंट टर्म होता है कि कॉन्स्टेंट।
तो कांस्टेंट क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। तो कांस्टेंट होता है जो हमारा एक प्राइमरी कांस्टेंट होता है और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो भी हम देख लेंगे आज के इस वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कांस्टेंट को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो ये सभी फंडामेंटल्स ऑफ सी में आप कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट मैंने बताया है। कांस्टेंट जो है इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और एक कैरेक्टर कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट आप नाम से जान सकते हो कि इसमें नंबर आता होगा 1, 2, 1.2 इस टाइप से। और कैरेक्टर कांस्टेंट आप जान सकते हो जैसे नाम से पता लग रहा है ABC इस टाइप से। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होता है इसमें आता है इंटीजर्स और आता है फ्लोट। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है जिसमें डेसिमल वर्ड नहीं हो, नो डेसिमल, एंड फ्लोट में आप डेसिमल का यूज कर सकते हैं। तो इंटीजर बस होगा 1, 2, -1, -2, तो ये सब इंटीजर हो गए। और फ्लोट में आप सेम एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लोट में आप हो जाएगा 1.2, 2.44, 3.52। तो ये सब एग्जांपल हो गए फ्लोट के। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में। तो सिंगल कैरेक्टर हो गया A, B, C, तो ये सब एक्सेट्रा, ये हमारे हो गए सिंगल कैरेक्टर। उसी तरह स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग्स होता है एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ जैसे प्रियांशु, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। वैसे लिख सकते हैं सी लैंग्वेज, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स के ग्रुप मिलके बनते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, और जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं ABC वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। इंटीजर जिसमें डेसिमल नहीं हो, फ्लोट जिसमें डेसिमल भी हो, तो वो उस तरह के हो जाते हैं एग्जाम्पल हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट के। अब आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि एक सेट होता है वैल्यू का कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अगर मैंने इंटीजर का है तो हम उसे इंट डेटा टाइप बोलते हैं। अगर वो डेसिमल वैल्यू कंटेन कर रहा है कोई नंबर, तो वो फ्लोट फैमिली में चला जाता है। तो फ्लोट एक डेटा टाइप है, वो फैमिली है एक नंबर का या फिर कोई भी मैंने जो वैल्यू दिया है उसे। तो डेटा टाइप 3 तरह के होते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सी में भी 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है फंडामेंटल और बिल्ट इन डेटा टाइप, जो कि प्राइमरी डेटा टाइप भी उसे हम कह सकते हैं। तो ये आसानी से हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको, जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट। तो ये सब हमारे हो गए प्राइमरी डेटा टाइप्स। अब होते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप्स, यानी कि ये डिराइव्ड होते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप पे। तो यानी कि अगर बहुत सारे जो एरे हो गए हमारे, तो एरे क्या है, एरे एक होता है नंबर का जो ग्रुप हो, नंबर का जो ऑर्डर्ड कलेक्शन हो, यानी कि 1, 2, 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रुप है, ये फंडामेंटल्स का एक ग्रुप बन रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी डेटा टाइप। तो एरे हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप है। इंट जो था वो उसमें बस 1, 2, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से नंबर थे। तो वो जो बेसिकली जो फंडामेंटल होता है उसी से मिलके इंटीजर बना था। लेकिन एरे जो है वो बहुत सारे जो स्मॉल 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 नंबर है उन सभी से मिलके बन रहा होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो है फंडामेंटल पे डिपेंड है। तो ये हमारा एरे हो गया सेकेंडरी डेटा टाइप। उसी तरह हमारा पॉइंटर जो है ये भी हमारा एक हो जाता है एग्जाम्पल सेकेंडरी डेटा टाइप का। अब बात कर लेते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, जो यूजर खुद से डिफाइन कर रहा हो। इंट जो है ये सिस्टम में पहले से रिजर्व्ड है। तो इंट जो कीवर्ड है वो आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इंट आपको बताना होगा डेटा टाइप, जो कि कंप्यूटर सी ग्रामर जो समझ रहा है वही समझेगा कि इंट जो है रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसे आप यूज कहीं और नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बना सकते हैं। जैसे आपको एक डेटा टाइप बनाना है प्रियांशु नेम से, तो उस प्रियांशु नेम को भी आप एक डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हो गया एक स्ट्रक्चर, इन्यूमरेशन, जिस मैंने आपको बताया था इनम, इन्यूमरेशन, यूनियंस। तो ये सब हमारे आ जाते हैं सेकंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर भी मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूँ। उस स्ट्रक्चर डेटा टाइप को मैं अपना नेम भी दे सकता हूँ जो मुझे मन करे। उसका एक प्रोसेस होता है कि नेम आप कैसे दे सकते हैं, वो सब मैं आपको स्ट्रक्चर जब पार्ट में पहुँचूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी कुछ फंडामेंटल्स थे जो आपको जानने चाहिए कोडिंग शुरू करने से पहले। अब आगे मूव करते हैं कि हर एक डेटा टाइप का कितना औकात होता है, कितना वैल्यू होता है। हर एक का कुछ ना कुछ औकात होता है कि उसी लिमिट में वो रहेगा, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है, उससे पीछे नहीं हट सकता है। तो इंट और साइंड इंट जो है, जो कि हमें अगर टिपिकली 16 बिट मशीन ले रहे हैं तो उस पर हमें 2 बाइट मिल रहा है। किसी किसी पे ये 4 बाइट भी मिलता है, जैसे कि लिनक्स उबंटू आप लेंगे तो वहाँ पे आपको ये
4 बाइट्स मिलेगा, लेकिन विंडोज मशीन पे ये 2 बाइट्स हो जाता है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, 2 और 4 बाइट आप कुछ भी बोलेंगे तो ये करेक्ट रहेगा। तो इंट का जो होता है रेंज 32,768 नेगेटिव में से लेके 32,767 तक होता है। तो ये कुछ वैल्यू हैं, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, बस आपको ये देखना है कि आप जो प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं, जो प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, उसका कितना रेंज में आपको वैल्यू स्टोर करना है। अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करना है 40,000 का, अगर आप दे रहे हैं इनकम 40,000, तो आप उसे इंट में स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि इंट का जो औकात है 32,000 तक का ही है। इंट 32,000 तक ही संभाल सकता है, उससे ज़्यादा उसको देंगे तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो 32,767 पॉजिटिव तक में ही अपने आप को स्टोर कर सकता है। तो मुझे अगर देना है इंट सैलरी 40,000, तो वो एरर दे देगा मुझे, क्योंकि उसका उतना संभालने का क्षमता ही नहीं है कि उतना को वो स्टोर कर सके। तो हमें वहाँ पे देना होगा फ्लोट। तो इस टाइप से हम फ्लोट दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते, आपको मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्लोट का जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कैपेसिटी। वहीं तरह अगर आप लॉन्ग इंट भी देंगे तो लॉन्ग इंट का भी आप कैपेसिटी देख सकते हैं, कितना बड़ा कैपेसिटी है लॉन्ग इंट का भी। तो इसे आप लॉन्ग इंट में भी यूज में ला सकते हैं अपने आप, जो सैलरी का वर्ड जो है, मतलब इनकम जो है, वो अगर लिखना हो प्रोग्राम में आपको। तो ये सभी कुछ डेटा टाइप हैं, उसके रेंज हैं। अगर शॉर्ट इंट है तो 128 माइनस से 127 तक जा रहा है। अगर अनसाइंड शॉर्ट इंट है तो 0 से 255 जा रहा है। तो कैरेक्टर का भी यही होता है, अगर अनसाइंड कैरेक्टर है तो 0 से 255। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आप याद भी कर सकते हैं, अगर आपको बाइट याद करना है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको रेंज याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो सही रहेगा कि इंट कितना बाइट्स लेता है, अनसाइंड इंट कितना बाइट लेता है, कैर कितना बाइट लेता है, लॉन्ग इंट कितना बाइट लेता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी डेटा टाइप कितना वैल्यू स्टोर करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे 40,000 स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो मैं इंट a इज इक्वल टू 40,000 नहीं कर सकता हूँ। ये अगर मैं करूँगा तो मुझे एरर दे देगा ये। लेकिन अगर वही मैं फ्लोट a इज इक्वल टू 40,000 स्टोर करता हूँ तो ये सही है, क्योंकि फ्लोट का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इंट के मुकाबले। तो ये 40,000 को भी आसानी से अपने आप अंदर हमें वो स्टोर कर लेगा। तो ये बेसिकली फंडा होता है, वो आपको समझना चाहिए कि कैसे काम कर रहा होता है ये। आगे मूव कर लेते हैं, अब हम फ्लोट के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। तो फ्लोट जो होता है वो सिंपल 4 बाइट पे होता है, डबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल 10 बाइट। तो इसका रेंज आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेंज है। तो अगर आपको ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने आप को, अपने डेटा टाइप को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा वैल्यू चाहिए तो आप लॉन्ग डबल यूज कर सकते हैं, थोड़ा छोटा चाहिए तो डबल यूज कर सकते हैं, और थोड़ा छोटा चाहिए तो फ्लोट यूज कर सकते हैं, और बहुत छोटा चाहिए तो आप इंट, शॉर्ट इंट, ये सब यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा है, जो फंडामेंटल आपको जानना चाहिए डेटा टाइप का, कि कितना वैल्यू वो स्टोर करता है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैरेक्टर्स कैसे होता है? तो कैरेक्टर का जो होता है 1 बाइट होता है, अनसाइंड कैरेक्टर का भी और साइंड कैरेक्टर का भी। तो साइंड एंड अनसाइंड कैरेक्टर क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक बाइट होता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो उस तरह मैं 8 बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। तो इसमें अगर कोई भी बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो वो हो जाता है हमारा अनसाइंड बिट, यानी कि सब में डेटा भरा हुआ है तो ये डेटा बिट हो जाएगा सारा। इसमें कुछ डेटा है, इसमें कुछ डेटा है, इसमें कुछ डेटा है, कुछ डेटा है इसमें भरा हुआ, तो ये हमारा सारा डेटा बिट हो जाएगा। इसमें कोई भी साइंड बिट नहीं है तो ये हमारा अनसाइंड बिट हो जाता है, अनसाइंड कैरेक्टर हो गया। उस तरह अगर कोई बॉक्स है यहाँ पे खाली है तो ये बॉक्स खाली रह गया, तो ये हमारा हो जाता है साइन बिट। तो इस साइन बिट को हम कह सकते हैं कि ये हमारा साइंड कैरेक्टर है। तो इस टाइप के बॉक्स से आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉक्स खाली है, कोई भी बिट खाली है, तो साइंड बिट हो जाएगा, और कोई भी बिट खाली नहीं है तो वो अनसाइंड बिट कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं प्राइमरी डेटा टाइप को। अब मूव करते हैं हम वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स को कैसे हम डिजाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल्स जो है सिंपली नेम होता है, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, जो कि एक स्टोर करता है और वो किसी मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होता है। उसे हम अगर यूज करना चाहे तो वहाँ से उठा के यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया प्रियांशु, और प्रियांशु में मैंने दे दिया प्रियांशु इज इक्वल टू 15। तो मुझे वो 15 वैल्यू चाहिए, और किसी जगह बाद में अपने प्रोग्राम में फ्यूचर में, तो मैं प्रियांशु लिख के उस 15 को एक्सेस कर सकता हूँ। तो वेरिएबल बहुत ही पावरफुल होता है और इसे हमें हमेशा यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अ लोकेशन दैट होल्ड्स अ वैल्यू विथ विच वी आर वर्किंग। तो अगर हम वर्क कर रहे हैं कोई वैल्यू के साथ और उस वैल्यू को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सेस करना है, तो उस वेरिएबल का नेम लेके हम उस
वर्ड को जो उस वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सी प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स विच आर टू बी यूज्ड लेटर इन डिफरेंट पार्ट, जो मैंने आपको बताया कि मुझे अगर फ्यूचर में कहीं और जगह पे यूज करना होगा 15 वैल्यू, तो उस 15 वैल्यू जो प्रियांशु वेरिएबल में स्टोर्ड है, उस प्रियांशु वेरिएबल को मैं वहाँ पे लिख के उस 15 वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपको मैं कोड में बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा इंट प्रियांशु इज इक्वल टू 15, ये हमारा एक डिक्लेरेशन है इंट डेटा टाइप का, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नेम है, नेम ऑफ वेरिएबल, ये डेटा टाइप है हमारा इंट, और ये एक वैल्यू स्टोर किए हुए हैं 15। तो अगर कोड में मुझे अगर ज़्यादा अगर करना होगा, जैसे इंट 15 हो गया, इंट प्रियांशु इक्वल टू 15 हो गया, और इंट ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ 14, तो मुझे अगर यूज करना होगा कि 15 प्लस 14 क्या होता है, तो मैं वहाँ डायरेक्ट उठा के प्रियांशु प्लस ए कर सकता हूँ। तो मैं आपको जब कोड पे पहुँचूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रियांशु प्लस ए इक्वल टू 15 प्लस 14 ये हमें वैल्यू दे देगा कैसे। तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेरिएबल होता है वो हमें कोई भी नेम से शुरू, मतलब कोई नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 1 प्रियांशु ये आप नहीं दे सकते हैं। आप एक अंडरस्कोर प्रियांशु ये एक्सेप्टेड है, ये चल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप देते हैं हैशटैग प्रियांशु, ये एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप देते हैं प्रियांशु 1, तो ये भी चल जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान देना है कि नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर बस अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर से आप नाम शुरू कर सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन अगर कोई नंबर से शुरू कर रहे हैं तो एरर दे देगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर @ हैशटैग डॉलर इन सभी साइंस यूज कर रहे हैं तो भी ये आपको एरर दे देगा। तो आप नंबर बाद में यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग लेटर से होना चाहिए या फिर एक अंडरस्कोर से होना चाहिए। तो बेसिकली यही फंडामेंटल आपको ध्यान में रखना है वेरिएबल का नेम डिसाइड करने से पहले, कि इजी हो और आपको जो वेरिएबल देते हैं वो थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए। आप वेरिएबल कोई ऐसे नहीं दे सकते हैं इंट ए इज इक्वल टू 14,000। तो आपको अगर ये जो है ये इनकम आप कर रहे हैं अगर स्टोर, तो इंट इनकम ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपको कोड करने के लिए। तो ऐसा में अगर आपको कोई सामने वाला कोड पढ़ रहा है तो वो भी समझ जाएगा कि 14,000 जो है वो इनकम है और वो इंट डेटा टाइप का है। तो इस तरह से आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है, जो सामने वाला जो कोई और प्रोग्राम रीड भी कर रहा हो तो उसे कोई दिक्कत ना आए कोड रीड करने में, कोड समझने में। तो आपको एक मीनिंगफुल डेटा टाइप, मीनिंगफुल वेरिएबल देना है, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, जो कि नेम पढ़ के समझ में आ जाए कि वो क्या वैल्यू स्टोर किए हुए है। तो बेसिक यही फंडा होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोड सब लिख लेते हैं लेकिन एफिशिएंट कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एफिशिएंट कोड लिखने पे फोकस करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो से कोडिंग पार्ट प्रॉपर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी सी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी या हैव अ नाइस डे, बाय बाय।